इति नक्षत्रम। तो जिसका क्षर ना हो, जो गतिमान ना हो, जो जो हमें स्थिर दिखे, उन्हें नक्षत्र कहते हैं। अंततः आकाश में स्थिर नक्षत्रों के सापेक्ष ही हम ग्रहों की गति, क्रांति, स्थिति आदि का अध्ययन करते हुए अनंत आकाश में नक्षत्रों का संख्या जो है, नक्षत्रों की जो संख्या बताई गई है वो क्या है? अनंत है। वो असंख्य नक्षत्र हैं, कोई एक या दो नक्षत्र नहीं है, वो असंख्य हैं। पर उनमें से कुछ सभी हम पे प्रभाव नहीं करते। जो हम पे प्रभाव करते हैं वो यही 27 और एक मिल के 28, जो नक्षत्र अभिजीत के साथ 28, यही हम पे प्रभाव छोड़ते हैं। और जो ये पूरा भह चक्र है, तो ये पूरा भह चक्र का जो मान मैंने आपको बताया था 360 डिग्री, ये चर्चा हम कर चुके हैं। इस पे मैं अधिक नहीं करूंगा, थोड़ा सा मैं जो कुछ मुझे लगा वो मैं आपको बताऊंगा। और पूरे और इसको जब हम 27 से इसको काटते हैं, इसको भाग करते हैं 360 को 27 से, तो एक हिस्से का जो मान है वो है 13 अंश 20 कला आएगा। अगर विकला में बात करें, क्योंकि जो ज्योतिष में घटी पल और विपल होते हैं, तो अंश, कला, विकला, ठीक है जी। तो घटी पल ये सब घंटा मिनट यहाँ पे नहीं चलता है समय। यहाँ पे जो समय का जो मानक है वो है घटी पल, अंश, कला, विकला, इस तरह से यहाँ पे है। जैसे दूसरे में होता है ना, देवनागरी में घंटा, मिनट, सेकंड, वो सब यहाँ पे नहीं काउंट करते हैं। तो जो 360 डिग्री जो ये पूरा भर चक्र है, इसको 27 से काटेंगे तो 13 अंश 20 कला इसका एक मान आएगा। ठीक है। डिग्री का जो साइन होता है, जैसे मैथ के फॉर्मूला में आपने देखा होगा, डिग्री का एक साइन होता है ऊपर लगता है, और कला के लिए 1 कॉमा ऊपर लगता है, और विकला के लिए 2 कॉमा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है, देखिए इस भर चक्र के ऊपर, यहाँ पे जहाँ मेरा माउस है, यहाँ पे 360 डिग्री लिखा है। ये 30 अंश, ये 12 से भाग किया है इसको। ठीक है जी। तो इसका मान आ जाएगा 13 अंश 20 कला। फिर अगर जब उस पूरे का एक नक्षत्र का मान आ गया 13 अंश 20 कला, फिर उस नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 4 चरणों में प्रत्येक एक चरण का अगर हमें मान निकालना है, तो हमें 13 अंश 20 कला को 4 से भाग करेंगे, तो 3 अंश 20 कला एक चरण का मान आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आपसे इनके इनके कुछ स्वरूप बताए गए हैं, उनके बारे में बात करूंगा। तो वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता के फिर हम इसको आगे चलेंगे। तो देखिए, जो अश्विनी जो नक्षत्र है, सबसे पहले जो अश्विनी नक्षत्र है, जिसकी हमने पढ़ चुके हैं, अश्विनी भरणी आदि की जो नक्षत्र है। तो आप लिखते जाइए सभी लोग, मैं एक एक करके इनकी स्वरूप आपको बताता महोदय, हूँ, किसका क्या स्वरूप बताएंगे। जी। महोदय, एक बार वो 360 वाला बताइए तो फिर से। 1 मिनट, उसको हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। पहले आप ये लिख लीजिए, इनका स्वरूप लिख लीजिए, नक्षत्रों का स्वरूप। आप नोट डाउन करते जाइए, जी, मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ। अश्विनी से शुरू करना है। यहाँ पे मैं आपको चित्र नहीं दिखा पाऊंगा, मैं यहाँ पे नक्षत्र दिखाता हूँ आपको, बस आप उसको नक्षत्र को देख के, यहाँ नक्षत्र देख रहे हैं आपको एक एक करके। यहाँ पे नक्षत्र के नाम जी। है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। आप सबसे पहले अश्विनी लिखिए, अश्विनी से शुरू करना है आपको। ठीक है जी।
अश्विनी नक्षत्र का जो स्वरूप है वो है अश्वमुख। ठीक है जी। अश्विनी के बाद भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र का जो स्वरूप है वो योनि, योनि स्वरूप बताया गया है। और तारों की संख्या भी लिखते जाइए। अश्विनी नक्षत्र की जो तारा संख्या 3 है, भरणी की भी 3 संख्या है ताराओं की। ताराओं से मतलब है कि कितने तारों के समूह से एक नक्षत्र बना हुआ है। तो अश्विनी के 3 तारा बताए गए हैं और अश्वमुख इसका स्वरूप है। और भरणी जो नक्षत्र है उसके भी 3 तारा बताए गए हैं और इसका योनिमुख है। इसके बाद आगे चलते हैं, कृत्तिका नक्षत्र, उसके 6 तारा बताए गए हैं और इसका जो स्वरूप बताया गया है वो है छुरी का। उसके बाद 4 नंबर पे आता है रोहिणी नक्षत्र। उसका जो तारा संख्या है वो 5 है और इसका जो स्वरूप बताया गया है वो बैलगाड़ी का है। इसके स्वरूप में महोदय, कहते हैं कि ये, धीरे धीरे थोड़ा सा बताइए, छूट रहा है। जी जी, मैं पुनः, जी पुनः एक बार बोलता हूँ। आपको नक्षत्र तो दिखाई दे रहे हैं ना स्लाइड पे? दिखाई जी। दे रहा। जी, तो आपको इसके आगे नक्षत्रों के नाम यहीं से लिख रहे हैं, यहाँ से अश्वनी से शुरू करना है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, जो जो नाम मैं लेता जाऊंगा आपको यहाँ से वही नक्षत्र नोट करना है। उसके आगे एक कॉलम एक तारा के लिए बना दीजिए, एक कॉलम स्वरूप का लिख दीजिए। तो तारों की संख्या तारों वाले में लिखनी है और स्वरूप के नीचे उसका स्वरूप लिखते जाना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने अश्वनी बोला, तो अश्वनी नक्षत्र के लिए 3 तारा है। 3 उसके 3 तारे बताए गए हैं और अश्वमुख उसका स्वरूप है। इसके बाद दूसरा जो नक्षत्र है वो है भरणी। उसका उसके भी 3 संख्या, ताराओं की संख्या 3 बताई गई है और उसका जो स्वरूप बताया गया है वो है योनि। अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो नक्षत्र है वो है कृतिका और इसका जो तारा की संख्या बताई गई है वो 6 बताई गई है। और इसका जो स्वरूप है वो है छुरी के आकार का, इसको बताया गया है। जो चाकू होता है ना हमारे घर में, उस तरह की आकृति इसकी बताई गई है। उसके बाद अगला नक्षत्र है रोहिणी, जो 4 नंबर पे आता है, रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी नक्षत्र की संख्या, ताराओं की संख्या 5 है और इसका जो स्वरूप है वो बैलगाड़ी के जैसे बताया गया है। आगे चलेंगे। यहां तक लिख दिया सभी ने? रोहिणी तक जी। पहुंच के हम 4 तक लिख दिया हमने। 4 तक मैं बता चुका हूं आपको। लिखा तारा। जी। तो अगला मृगशिरा नक्षत्र है। या आप नक्षत्र की जगह काउंटिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये काउंटिंग में ही याद रखने हैं। ये काउंटिंग ही इनकी, आप नाम के साथ काउंटिंग भी डाल सकते हैं, नंबर 1 2 3 4 करके। अगला 5 नंबर महोदय, पे आइए, मृगशिरा नक्षत्र। जी। रोहिणी का स्वरूप बैलगाड़ी और तारों की संख्या 5 है जी। तारों की संख्या 5 है और स्वरूप बैलगाड़ी का है। अगला आता है मृगशिरा। यहाँ पे तारों की संख्या 3 बताई गई है और जो स्वरूप है वो है मृग के सिर का। मृग कहते हैं हिरण को, उसके सिर के जैसे इसका स्वरूप है, इसलिए इसका नाम मृगशिरा है। मृग कहते हैं हिरण को। इसके बाद अगला आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र में एक तारा ही है, एक तारा बताया गया है इसका, एक ही है। और इसका जो स्वरूप है वो है मणि। इसके स्वरूप में मणि, जो मणि का जैसा आकार होता है, तो उस तरह का ये नक्षत्र है, वो स्वरूप है इस नक्षत्र का। इसके बाद अगला है पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र में तारों की संख्या 4 है और इसका जो स्वरूप है वो है द्वार के जैसे। द्वार द्वार जो घर में हमारे जैसे द्वार होता है उसी तरह का
यहाँ पे द्वार शब्द का प्रयोग किया गया है इसके लिए, इसके स्वरूप के लिए। अगला जो नक्षत्र है वो है पुष्य। पुष्य नक्षत्र में तारों की संख्या 3 है और इसकी जो आकृति है, स्वरूप है, वो है तीर के आकार का। तीर जो होता है आगे से तीखा, पीछे से वो कमान पे चढ़ाने के लिए बना होता है। उस पीछे से भी तीर देखा ही होगा आपने सभी ने, धनुष और बाण जैसे होता है तीर, उसी को कहते हैं तीर, उसका पर्याय है। तो तीर के जैसे इसकी आकृति है। उसके बाद अगला है आश्लेषा नक्षत्र। तो आश्लेषा नक्षत्र में तारों की संख्या 5 है और इसकी जो आकृति बताई गई है वो है चक्र के जैसे। चक्र जैसे होता है ना, बैलगाड़ी का चक्कर देखा होगा आप सभी ने, उसी तरह की आकृति इसकी है। उसके बाद अगला है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र में तारों की संख्या 5 है और इसका जो स्वरूप है वो है गृह। गृह घर को कहते हैं, तो घर के जैसी इसकी आकृति बताई गई है। अगला जो है नक्षत्र वो है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी के पास हम पहुंचे हैं अब। पूर्वा फाल्गुनी, इसमें तारों की संख्या 2 और खटिया के जैसे। खटिया के जैसे खटिया के जैसे इसका स्वरूप है। यहां तक लिख दिया सभी ने? जी। महोदय, ये पूर्वा फाल्गुनी की जो तारों की संख्या कितनी है? पूर्वा फाल्गुनी में 2 तारे हैं और इसका स्वरूप खटिया के जैसे है। जी महोदय। जी। आगे लिखेंगे उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी में 2 ही तारा है यहाँ पे और इसका जो स्वरूप है वो पलंग के जैसे है। पलंग, खटिया की खटिया की तरह ही पलंग होता है। खटिया में क्या जो शब्द है वो रस्सी से बना होता है खटिया, और जो पलंग जो बताया गया है वो लकड़ी से होता है, लकड़ी से बना होता है। तो उस तरह की आकृति का वर्णन यहाँ किया गया है। अभी आकृतियां यहाँ पे नहीं है जिस कारण से मैं आपको दिखा पाता। जो यहाँ नाम लिखा है उसी तरह की आकृति वो अगर आप सर्च करेंगे गूगल इत्यादि में तो वहां पे आपको ये देखने को मिल सकता है। आगे लिखेंगे, इसके बाद हस्त नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी के बाद हस्त आता है, हस्त नक्षत्र। इसमें तारों की संख्या 5 है और इसका स्वरूप जो है वो है हाथ का पंजा। जो हमारा हाथ होता है उसी तरह का जो हथेली है, उस तरह वो पंजा दिखा, उस तरह का उसका स्वरूप बताया गया है, हाथ के पंजे के जैसा। उसके बाद अगला जो नक्षत्र है वो है चित्रा। हस्त के बाद चित्रा आता है। तो चित्रा नक्षत्र में कहते हैं कि एह, एक ही तारा उत्तरा है। फाल्गुनी का नहीं सुने। जी जी, उत्तरा फाल्गुनी का लिखिए। 2 तारे जी। और पलंग आकृति है, पलंग के जैसे आकृति है। और लिख हस्त। लिया अर्पणा जी? जी। हस्त का। हस्त नक्षत्र जो है उसमें तारों की संख्या 5 है और इसका जो स्वरूप है वो है हाथ का पंजा। हमारे हाथ का जो पंजा होता है, जैसे हथेली है हमारी, जी। उस तरह का उसका जी। स्वरूप है उस नक्षत्र का, हस्त नक्षत्र का। अब चित्रा पे आइए, चित्रा लिखेंगे, चित्रा नक्षत्र। इसका जो तारों की संख्या है वो एक ही है, एक बताई गई है और इसका स्वरूप है वो मोती के जैसे है। मोती लिखेंगे आगे, स्वरूप के जगह पर मोती लिखेंगे। अगला जो जी। नक्षत्र है चित्रा के बाद, चित्रा के बाद स्वाति आता है, स्वाति नक्षत्र। इसमें भी तारों की संख्या एक ही बताई गई है और इसका जो स्वरूप है वो है अंडाकार। मुर्गी का अंडा सभी ने देखा होगा आप में से।
तो वो किस तरह का होता है, उसी तरह की आकृति इसकी, वो गोल भी नहीं होता है, थोड़ा चपटा सा दिखाई पड़ता है, उसी तरह की आकृति इसकी बताई गई है। इसके बाद आता है विशाखा नक्षत्र। तो विशाखा जो नक्षत्र है उसमें 4 तारे बताए गए हैं, यहाँ पे तारों की संख्या 4 है। और इसका जो स्वरूप है वो तोरण के जैसे होता है, तोरण। तोरण तोरण जो शब्द है ये अलग अलग जगह के अपने वो रीति रिवाज हो सकते हैं, पर हमारे यहाँ के हिमाचल के हिसाब से तोरण एक जब किसी का विवाह इत्यादि होता है तो वहाँ पे मुख्य द्वार के पास एक गेट सा बनाया जाता है, वो एक विशेष तरह की लकड़ी होती है, उससे बनाया जाता है। और जब बर यात्रा होती है या दुल्हन को लाया जाता है तो उस तोरण के बीच से ही उन्हें गुजारा जाता है। तो उस तरह की आकृति वो द्वार के जैसे ही होता है, पर उसमें 2 लकड़ी खड़ी होती है और एक लकड़ी ऊपर से डाली जाती है, उसको फूल इत्यादि से सजाया जाता है। तो उस तरह का आप उससे ये समझ सकते हैं कि ये वो है। पर हम यहाँ पे अलग अलग जगह से एकत्र हैं, तो अलग अलग जगह का अपना अपना विशेष है सभी का, पर उस पर मुझे नहीं जाना है, तो हम आगे चलेंगे। ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए कहा। इसके बाद अगला है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा में 4 तारों की संख्या 4 है। और इसका जो स्वरूप बताया गया है वो जल धारा, जैसी जल जैसे बहता है, झरने का जल या नदी में जल बहता है, जल की धारा जिस तरह की होती है वो आप सभी ने देखी है, तो उस तरह की आकृति यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद अगला है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र में तारों की संख्या 3 है। और इसका जो स्वरूप है वो कुंडल के जैसा है, जो कान के कुंडल होते हैं उसी तरह का स्वरूप इस नक्षत्र का है। इसके आगे चलेंगे मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र में देखिए, अभी तक सबसे ज्यादा नक्षत्र इसमें है, अभी तक जितने हमने नोट डाउन किए हैं उसमें सबसे ज्यादा नक्षत्र इसी के हैं, 11। मूला में 11 नक्षत्र हैं, इससे ज्यादा वाले भी आएंगे अभी, पर ये अभी तक का सबसे ज्यादा नक्षत्र वाला तारों वाला नक्षत्र है। इसमें 11 नक्षत्र। और इसका जो स्वरूप बताया गया है पूंछ, आप किसी भी पशु की पूंछ से समझ सकते हैं। पूंछ सभी पशुओं की होती है, बहुत सारे पशुओं की, गाय, भैंस, बैल इत्यादि। तो उस तरह की आकृति इस नक्षत्र की बताई गई है। अगला है नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा। महोदय यहाँ तक लिख आवाज दिया सभी कट ने? रही थी, नहीं सुन पा। जी जी आवाज जी कट जी, रही थी, पुनः नहीं सुन पा। पुनः बोलता हूँ एक बार। मूला मूला नहीं लिखा आपने? जी अर्पणा जी, मूला नहीं लिख पाए क्या आप? जी, जी, मूला नहीं लिख मूला पाए। मूला नक्षत्र के तारों की संख्या 11 है। और जो स्वरूप बताया गया है वो पूंछ, गाय इत्यादि की पूंछ जिस तरह की होती है उस तरह का स्वरूप इसका बताया गया है। अगला जो नक्षत्र है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में तारों की संख्या 2। और जो स्वरूप की बात है, आकृति की बात है, वो है हाथी दांत के जैसे। हाथी का दांत सभी ने देखा है किस तरह का होता है, लंबा, उस तरह का ही स्वरूप इस नक्षत्र का है। उसके बाद इसी के साथ ही इसी के जैसा नक्षत्र है, पर यहाँ पे उत्तराषाढ़ा, पहले पूर्वाषाढ़ा था तो अभी उत्तराषाढ़ा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इसमें तारों की संख्या 2। और इसका जो स्वरूप है वो भी खटिया के जैसे है। खटिया शब्द ये ऊपर भी आया है। पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है उसी तरह का स्वरूप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का भी बताया गया है। अभिजीत नक्षत्र, इसका कोई तारों की संख्या नहीं है, ना ही इसका स्वरूप है, इसको खाली छोड़ेंगे। अभिजीत के बाद श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र में क्योंकि अभिजीत का स्वरूप और
तारों की संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि वो और नक्षत्रों के संयोग से बनता है, इसलिए उसका कोई वो नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो आपको पता है उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच में बनता है। तो हम श्रवण का लिखेंगे सीधा ही। श्रवण नक्षत्र, तारों की संख्या 3, और जो उसका स्वरूप है वो गरुड़ की तरह बताया गया है, गरुड़ के जैसे। इसके बाद अगला नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र, यहाँ से पंचक नक्षत्र आपको पता है, यहाँ से पंचक नक्षत्र भी इनकी संज्ञा है, यहाँ से आगे जितने नक्षत्र आएंगे। तो धनिष्ठा नक्षत्र, तारों की संख्या 4, और स्वरूप है मृदंग के जैसे, मृदंग होता है ना, उसी तरह का इसका स्वरूप बताया गया है, मृदंग के जैसे। अगला जो नक्षत्र है वो है शतभीषा। तारों की संख्या, अभी तक जितने भी हमने नक्षत्र लिखे उन सबसे ज्यादा तारों की संख्या इसी में है, इन सभी नक्षत्रों में इससे ज्यादा तारे किसी में नहीं है। इसमें 100 तारे हैं, पूरे 100 100 तारे बताए गए हैं इसके। और इसका जो स्वरूप है वो मंडलाकार, मंडलाकार से मतलब है गोल, मंडलाकार इसकी आकृति बताया गया है। उसके बाद है अगला जो नक्षत्र बताया गया है वो है इससे जो अगला नक्षत्र है वो है उत्तर भाद्रपद। इससे जो अगला नक्षत्र है वो उत्तर भाद्रपद बताया गया है। और इसका नहीं, अभी शतभिषा लिखा ना हमने, तो अभी पूर्व का नहीं लिख पूर्व पाए हैं भाद्रपद। महोदय। कौन सा? पूर्वा भाद्रपद का। जी हाँ, पूर्व भाद्रपद लिखेंगे पहले, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। इसमें तारों की संख्या 2, और स्वरूप है जुड़वा बच्चे, जैसे एक जैसी आकृति दोनों की होना, तो इसका स्वरूप जो एक तरह के जुड़वा दो बच्चे लिखेंगे, एक जैसा, मतलब एक जैसे दो मनुष्य। उसके बाद अगला जो है वो है उत्तरा भाद्रपद। इसमें भी तारों की संख्या 2 है, और इसका जो स्वरूप है वो है दो मस्तक। इसके बाद आगे चलेंगे, अंतिम जो नक्षत्र है रेवती। इसमें तारों की संख्या 32 है, और इसका स्वरूप भी मृदंग के जैसे है। तो मृदंग शब्द पहले, ये शब्द पहले भी आ चुका है, मृदंग शब्द। श्रेया जी, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी, या आपके पास सिग्नल कम है, या आप सही जगह पर ये बैठी है कहीं वॉइस पर? क्लियर है पुष्पराज? जी गुरु जी। हाँ, आवाज आ रही, क्लियर है आवाज। जी, अंतिम जो नक्षत्र रेवती है, इसमें तारों की संख्या 32 बताई गई है, और इसका स्वरूप मृदंग के जैसे है। तो मृदंग शब्द पहले भी आया है, ये आया है धनिष्ठा नक्षत्र, यहाँ पे मृदंग शब्द का पहले ये शब्द आ चुका है। तो ये धनिष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वरूप एक जैसा, ये मृदंग, दोनों एक जैसे नक्षत्र हैं। तो ये इनका स्वरूप था। अगर आप इस विषय पे अधिक जानकारी, इससे भी अधिक जानकारी चाहते हैं, बहुत इसको वैसे जो प्रश्न की दृष्टि से जो आपको यहाँ पे देखना था वो यही है कि तारों की संख्या और इसका स्वरूप। तो ये मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ से
ये विषय वहाँ पे दिया गया है, इनकी आकृति का स्वरूप का जो विषय है, ये मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ है, उसमें ये श्लोक के सहित वहाँ पर ये उद्धृत है वहाँ पर। तो उसमें आप देख सकते हैं मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में ये, आप ये रेफरेंस लिख सकते हैं कि ये कौन से ग्रंथ में है। तो मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ से ये मैंने आपको ये इसका ओवरऑल बताने की कोशिश की कि कौन से नक्षत्र का क्या स्वरूप है। अब हम वापिस अपने जो हम पढ़ रहे थे, वापिस जो राशि वाला स्वरूप, राशि का जहाँ पे हमने कल छोड़ा था उसके आगे चलते हैं। मेष और वृष राशि अभी तक हम देख चुके हैं, 12 राशियां हैं और 12 राशियों के स्वामी 12 राशि है मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो उसमें जो मेष और वृश्चिक राशि है, मेष वृश्चिको भौमः, मेष और वृश्चिक राशि के जो स्वामी है वो भौम है, मंगल है। और वृष तुल्यो शुक्रः, वृष और तुला राशि के जो स्वामी है वो शुक्र है। मिथुन कन्या को बुधः, मिथुन और कन्या राशि के जो स्वामी है वो बुध को बताया गया है। ये हमने कल भी परसों भी देखा था, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, पुनः आज एक बार बता रहा हूँ। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है दोनों की। सिंह राशि सूर्य की बताई गई है और कर्क राशि चंद्रमा की। फिर आगे चलते हैं धनु और मीन राशि, जो 9 नंबर पे धनु राशि आती है और मीन राशि 12 नंबर पे आती है। तो इसके स्वामी गुरु बताए गए हैं, बृहस्पति बताए गए हैं। और जो 10 और 11 नंबर की राशि है मकर और कुंभ, उसके स्वामी शनि बताए गए हैं। फिर हमने इसके बाद काल पुरुष के कौन से अंग में कौन सी राशि रहती है इसके बारे में बात की थी। तो मेष राशि देखिए यहाँ पे लिखा है अंग विभाग। तो काल पुरुष के कौन से अंग में कौन सी राशि रहती है, तो मेष राशि सिर में रहती है, वृष राशि मुख में रहती है, मिथुन राशि बाहु में रहती है, कर्क राशि हृदय में रहती है, सिंह राशि उदर में रहती है और कन्या राशि कटी प्रदेश में रहती है और तुला राशि बस्ती नाभि नाभि से जो नीचे का भाग है वहां पे रहती है। वृश्चिक राशि गुह्य प्रदेश में रहती है, धनु राशि उरुर उरु प्रदेश में रहती है, मकर राशि जानु में और कुंभ राशि जंग दोनों जंगा में और मीन राशि का जो काल पुरुष का जो वास स्थान है वो चरणों में पाद में है, सबसे नीचे का जो स्थान है यहाँ पे बताया गया है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप लिख भी सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। और इसमें देखिए अभी ग्रहों पे हम नहीं जाएंगे, अभी हम राशि के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो राशि के विषय में ही चर्चा करेंगे। तो हमने कल मेष राशि के विषय में पढ़ा था कि मेष राशि में क्या क्या होता है, तो मैंने आपको कल थोड़ा सा बताने की कोशिश भी की थी। तो अब वापिस मैं आपको उसी पे ले चलता हूँ। इसको देखेंगे, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे सभी को। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये जातक परिजातक ग्रंथ में ही है ये राशियों के पर्यायवाची हैं। मेष राशि जो 12 राशियां हैं, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी या फोटो खींच सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। यहाँ पे देखिए मेष राशि का जो यहाँ पे श्लोक भी है ऊपर, ये जातक परिजात ग्रंथ में पहला ही ग्रंथ जहाँ मंगलाचरण के नीचे ही ये श्लोक है। तो यहाँ पे देखिए मेष राशि है, उसका अज वृष क्रिय और तुम बुरु, ये इसके पर्याय बताए गए हैं। नामांतर मेष राशि को और क्या क्या कहा जाता है।
इसके बाद वृष राशि है, उसको उक्ष, गौ, ताबूर और गोकुल ये कहा जाता है। इसके बाद मिथुन राशि है, उसको द्वंद्व, नृयुगम, जुतम, यम, युग और तृतीय ये कहा जाता है उसके पर्याय में। और कर्क राशि के जो पर्याय बताए गए हैं यहाँ पे, संज्ञा इसकी बताई गई है, संज्ञानी, ये संज्ञाएं हैं इन राशियों की। तो इसमें कर्क के कुलीर, कर्का कर काटक, कर्कट और सिंह राशि का कंठीरव, मृगेंद्र, लेय ये बोला गया है। इसका कन्या राशि है पाथोन, रमणी, तरुणी। उसका तुला राशि है तौली, बणिक, जुक, घट। क्योंकि इसका स्वरूप ही ऐसा है इसलिए इसका पर्याय भी ऐसे बताए गए हैं। वृश्चिक राशि है, उसके बाद अली, अष्टम, कौरपी, कटी। धनु राशि है धनबी, चाप, शरशासन। मकर राशि है मृग, मृगास्य, मकर, नक्र। कुंभ राशि है घट, तोय। मीन राशि है अनंत्य, मत्स्य, पृथु, रोमा। ये इनके पर्याय हैं इन राशियों के। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। आगे चलेंगे। हमने कल चर्चा की थी, देखिए ये चित्र आपको बहुत अच्छे से समझा देगा कि कौन सा राशि और कौन किसका इसके स्वामी और राशि यहाँ बताए गए हैं। इस चार्ट का आप फोटो ले सकते हैं। ये देखिए, मेष राशि में मंगल स्वामी, वृष राशि के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के वृश्चिक, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के बृहस्पति, मकर के शनि, कुंभ के शनि, मीन के शनि। तो आपको जो नौ ग्रह जो नौ में जो दो को राहु केतु को निकाल दीजिए, उनके अलावा जो ग्रह है सूर्य से लेकर शनि तक, उनमें सभी की सूर्य और मंगल, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के सभी की दो दो राशियां बताई गई हैं। सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है, बाकी की सभी की दो दो बताई गई है। तो हमने कल बात की थी मेष राशि पे। तो मेष राशि का स्वरूप है, जो वर्ण है, ये जातक परिजात में ये विषय है। वहां पे आपको एक अध्याय है राशि शीला अध्याय करके, पहला ही वहाँ पेज नंबर, पहले ही अध्याय में ये वहाँ पे पहला दूसरा अध्याय है ये, उसमें एक राशि शीला महोदय, अध्याय है वहां पर आप। हाँ जी कहिए। ये ऊंच नीच और अंश जो होता है, ये क्या जी, होता है? ये हम बाद में इस पे जाएंगे, अभी हम इस पे नहीं जाना है हमारे को। अभी हम राशि के ही विषय में उनका स्वरूप ही देखेंगे। आप इस चार्ट को देखते रहिए, यहाँ पे मैंने एक चार्ट है, इसमें ऑल ओवर सब कुछ आपको दिखता रहेगा जो मैं आपको बोलता जाऊंगा। इसमें देखिए क्या क्या है, पहले राशियां लिखी हैं 12 राशियां, फिर उसका ह्रस्व दीर्घ का भेद लिखा है, कौन सी राशि ह्रस्व होती है कौन सी दीर्घ होती है, ठीक है। उसके बाद कौन सी राशि पुरुष है कौन सी स्त्री राशि है, कौन सी राशि की कौन सी दिशा है, और कौन सी राशि क्रूर है या सौम्य है, या चर स्थिर द्वि स्वभाव, ये भी शब्द कल आया था। कौन सी राशि पृष्ठोदयी है, शीर्षोदयी है, उभयोदयी है, फिर वो कैसी राशि है, चतुष्पदी राशि है, द्विपदी है, जलचर है, ठीक है जी, या द्विपद चतुष्पद दोनों ही है, या जलचर है। फिर उसका वर्ण का भेद क्या है, दीपावली है या रात्रि बली है, ये सब आपको देखना है। तो हमने पहले मेष राशि पे बात की थी, तो मेष राशि पे ही बात करूंगा मैं। सबसे पहले मेष और वृष को ही देखेंगे हम, फिर हम अगली पे जाएंगे। पहले दो पे देख लेते हैं एक बार। तो मेष राशि का वर्ण जो है वो लाल है, लंबा शरीर है, पाद चार है, रात्रि के
रात्रि में पराक्रम है और पूर्व दिशा की निवासिनी है, क्षत्रिय जाति है और पर्वतों पर विचरण करती है और रजोगुण प्रधान है और पृष्ठ से इसका उदय बताया गया है, इसका अग्नि तत्व है। ये बातें हमने कल भी की थी और इस पे इसलिए मैं ज्यादा नहीं इस पे जाऊंगा, फिर भी एक बार आपके सर लिए मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये हमने कल भी पढ़ा था मनीषा जी, कल भी थे ना आप? सर कल मैंने क्लास ली थी। अच्छा ठीक है। तो ये हम कल भी पढ़ रहे थे, जैसे मैंने अभी तक बताया ना कि 12 राशियां होती हैं, उनके स्वामी हैं। सभी राशियों की 12 राशियां हैं, मेष वृष मिथुन। चार्ट देख, आपको चार्ट दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे। जी जी दिख रहा है मुझे। इसमें देखिए सबसे ऊपर पहली लाइन में राशियां लिखी हैं, मेष वृष मिथुन। जहां मेरा माउस है यहाँ पे देखिए, मेष, ये वृष, ये मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि दिख रही है आपको? जी तो इन 12 राशियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो राहु केतु को छोड़ के अन्य जितने ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, उन सभी में सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के सभी की दो दो राशियां हैं। मंगल की दो है, बुध की दो है, गुरु की दो है, शुक्र की दो राशियां बताई गई हैं, शनि की दो है। सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है। तो हम पहले मंगल से स्टार्ट करेंगे। तो पहली राशि जो है मेष और 8वीं जो राशि है वृश्चिक, 1 नंबर पे और 8 नंबर पे जो राशि लिखी है, मेष और वृश्चिक राशि देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। तो मेष और वृश्चिक राशि के जो स्वामी बताए गए हैं वो है भौम। भौम मंगल को ही कहा जाता है, उसका ही पर्यायवाची है। मेष वृश्चिको भौमः। फिर वृष राशि, तुला राशि, 2 नंबर की राशि वृश्चिक है, वृष राशि है, और 7 नंबर पे जो राशि आती है वो है तुला राशि। तो वृष तुल्यो शुक्रः। और उसके बाद मिथुन और कन्या, 3 पे मिथुन राशि आती है और 6 नंबर पे कन्या राशि आती है। आपको इसको क्रम में याद रखना है, एक क्रम से लिखेंगे, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। फिर नंबर से ही उनको याद रखना है कौन सी राशि कितने नंबर पे है। तो जैसे 1 और 8 नंबर पे आती है, 1 पे मेष राशि और 8 पे वृश्चिक राशि। आपको राशियों के नाम याद होंगे तो आगे चल के ग्रह का उच्च राशि कौन सी है, नीच राशि कौन सी है, मूल त्रिकोण क्या है, उसमें अंश कितना अंश, तो चलो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। पर राशियों के नाम आपको अगर ध्यान में होंगे तो आप उसको समझ में पाएंगे कि कौन से ग्रह की उच्च राशि कौन सी है, नीच कौन सी है। ये आपको आसानी बाद में हो जाएगी, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो मेष और वृश्चिक राशि मंगल की बताई गई, वृष और तुला राशि शुक्र की, मिथुन और कन्या राशि ये बुध की है, कर्क राशि चंद्रमा की है, सिंह राशि सूर्य की है, और धनु और मीन राशि, धनु राशि 9 नंबर पे आती है और मीन राशि 12 नंबर पे, तो ये गुरु की राशियां हैं। और मकर और कुंभ जो 10 और 11 नंबर पे है, ये शनि की राशियां बताई गई हैं। तो हमने कल इसके आगे चल के काल पुरुष में, काल के पुरुष के कौन से अंग में इन राशियों का वास कहाँ होता है मनीषा जी, वो हमने कल पढ़ा था। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे ये श्लोक भी है, आप इस श्लोक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे चार्ट का। इसमें लिखा है मेष राशि काल पुरुष के सिर में वास करती है, वृष राशि मुख में, मिथुन राशि बाहु बाजू में, बाहु से मतलब बाजू का है, कर्क राशि हृदय में, सिंह राशि उदर में, उदर से हम पेट को लेंगे, कटी कमर को लेंगे, कन्या राशि कमर में वास करती है कालपुरुष के, बस्ती ये नाभि से जो नीचे का भाग हम होता है उसको, उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है जी। उसके बाद बस्ती गुप्तांग इत्यादि जो है वहां पे वृश्चिक राशि का वास बताया गया है कालपुरुष के। धनु राशि उरुद्वयम, घुटने से ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ का जो स्थान है ये उरुद्वय, उरु युगलम लिखा है यहाँ पर, तो वो यहाँ से उसको समझेंगे। मकर राशि जानु युगलम, दोनों जो हमारे जानू है घुटने हैं उनको, वहां वाला जो जो प्रदेश है वो मकर राशि का बताया गया है। और कुंभ राशि का जंघे, दोनों जंगाएं हैं वो जो काल पुरुष के उसमें वास होता है, कुंभ राशि का वास होता है। और चरणयो जो नीचे बिल्कुल तल, हमारा पैर है नीचे, पंजा है पैर का, वहां पे हम काल पुरुष की मीन राशि का
बास यहाँ से समझेंगे। और अब हम आते हैं मेष राशि पर। अब हम मेष राशि को शुरू करेंगे। कल भी हमने ये पढ़ा था कि मेष राशि का जो वर्ण है वो लाल वर्ण बताया गया है। सबसे पहले जो आपको बातें याद रखनी है, पॉइंट टू पॉइंट बात हम करेंगे। ये विषय आपको बृहद पराशर होरा शास्त्र में शीला अध्याय करके, राशि शीला अध्याय है, वहां पे ये लिखा गया है, बताया गया है। मैंने कल भी 2 राशियों की बात की थी, आज उसी को ही करके हम थोड़ा सा विराम करेंगे, फिर आपका जो प्रश्न है बोलेंगे, कक्षा को विराम यहीं पे देंगे। कल हमने मेष और वृष राशि को देखा था। तो मेष राशि का जो स्वरूप है, वर्ण है, वो लाल वर्ण है। इस चार्ट में आपको बहुत सी बातें, आपको एक एक आगे को चलते रहना है। आप नीचे को देख सकते हैं, मेष राशि के नीचे जितनी बातें लिखी हैं वो मेष राशि के विषय में है। जैसे वहां पे लिखा है, देखिए, ह्रस्व दीर्घ, तो ह्रस्व राशि है। और ये कैसी है, स्त्री या पुरुष है तो पुरुष राशि है। कौन सी दिशा की ये निवासनी है, तो पूर्व दिशा की निवासनी है। ये राशि कैसी है, क्रूर या सौम्य है, तो ये क्रूर राशि है, क्योंकि ग्रह भी क्रूर है। इसके जो स्वामी है वो क्रूर पाप ग्रह में आता है, तो ये क्रूर राशि हुई। तो यहाँ देखिए, चर स्थिर द्वि स्वभाव 3 शब्द लिखे हैं, तो ये रिपीट चलेगा। चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव। ये 12 तक ऐसे ही चलेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसका जो संज्ञा है ये चर है। और ये पृष्ठोदयी, पृष्ठोदयी और शीर्षोदयी जो 2 शब्द लिखे हैं, इनका मतलब है कि इसका राशि का उदय स्थान क्या है। तो पृष्ठोदयी का मतलब है पीछे से, सिर के पीछे से इसका उदय बताया गया है। और यहाँ पे लिखा है भेद, चतुष्पादादि भेद। तो इसके कितने पैर, कोई, क्योंकि ये अलग अलग आकृतियां हैं। जो मेष कहा जाता है, मेष इब आकृति, मेष कहा जाता है भेड़ को, तो उसके जैसी आकृति तारों की आकाश मंडल में देखी गई, इसलिए इस राशि का नाम तारों के समूह जो था, तारों के समूह को ही राशि कहते हैं, क्योंकि जो नक्षत्र का समूह है वो, उसमें ऐसी आकृति देखी गई, तो उसको नाम मेष रखा गया। तो यहाँ चतुष्पाद, इसके 4 पैर होते हैं, आपको पता, जो भेड़ उसके 4 पैर होते हैं। और 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो यहाँ पे इस राशि का जो वर्ण है वो है वो क्षत्रिय वर्ण है। और ये रात को बलि रहती है, रात्रि बलि, ये बताया गया। तो ये बातें आपको याद रखनी है, 1 2 3 4। एक तो इसके स्वामी, पहली बात वो कि राशि का नाम उसके स्वामी। दूसरी, ये ह्रस्व, ये दीर्घ है। तीसरी बात है, ये स्त्री है, पुरुष राशि है। ये कौन सी दिशा की स्वामिनी है, तो पूर्व। तो अगली बात है, ये क्रूर है कि सौम्य राशि है, क्रूर राशि है। ये चर स्थिर द्वि स्वभाव है, तो ये चर संज्ञा इसकी है। ये पृष्ठोदयी या शीर्षोदयी है, ये दोनों ही है, तो इसमें एक ही बात है कि ये पृष्ठोदयी है। उसके बाद ये कितने पैर वाली राशि बताई गई है, तो इसके 4 पैर, चतुष्पदी है। और इसका वर्ण क्या है, तो क्षत्रिय वर्ण है। ये दिबा बलि है या रात्रि बलि है, तो ये रात्रि बलि बताई गई। उसके बाद हमने कल वृष राशि पढ़ी थी। वृष इव आकृति, वृष कहते हैं बैल को, इसलिए इस राशि का नाम वृष कहा गया। वृष बताया गया। आकाश में, आकाश मंडल में जो आकृति देखी गई, वृष बैल के जैसे आकृति तारों की दिखाई गई उसको, इसलिए ऋषि मुनियों ने उसका नाम वृष बताया। और ये राशि भी ह्रस्व राशि बताई गई है। उसके बाद ये स्त्री राशि है, पहले पुरुष थी तो ये स्त्री है। ये इसकी दिशा पूर्व थी, तो मेष की पूर्व, तो वृष की दक्षिण बताई गई। ये क्रूर राशि थी, तो ये सौम्य राशि है। वो चर थी, तो अब देखिए स्थिर आ गई, फिर द्वि स्वभाव आएगा, फिर चर आएगा, तो यहाँ पे स्थिर राशि है। और इसकी संज्ञा भी पृष्ठोदयी है, ये पीछे से इसका उदय स्थान बताया गया। ये भी चतुष्पदी है, आपको पता है बैल के 4 पैर ही होते हैं, तो ये चतुष्पदी है। इसका वर्ण अलग हो गया, तो यहाँ पे वैश्य, पहले क्षत्रिय था तो अभी वैश्य वर्ण है। और ये रात्रि बलि थी, ये भी रात्रि बलि है, ये भी रात्रि बलि है। इसमें कंफ्यूजन वाला कोई नहीं है। यहाँ पे 4 तक, 4 1 से 4 तक रात्रि रहेगा, 4 से 8 दिवा रहेगा, 9 10 11 वो यहाँ पे 2 में रात्रि रहेगी, फिर वापिस दिवा होगा और संध्या, फिर अंतिम जो मीन राशि है उसका संध्या होगा। ये हम आगे आगे चल के इसको पढ़ेंगे। अभी हम यहीं पे, क्योंकि कक्षा का समय 10 तक 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, अभी 5 मिनट महोदय कक्षा को विराम हम यहीं पे लेते हैं। आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। अभी हम प्रश्न करें, कोई प्रश्न आपका हो तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं।